हेलो फ्रेंड्स, आज हम भूगोल में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आता है सौर मंडल। सौर मंडल में की बात अगर करते हैं तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात आएगी तो किसका नाम लेंगे? बृहस्पति का। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होगा। फिर सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? बुध। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह की अगर बात आएगी तो बुध का नाम आएगा। फिर सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह की बात आएगी तो वरुण। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। फिर सबसे अधिक भारी ग्रह, तो आप इसको भी कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह होंगे वह सबसे ज़्यादा भारी होगा। तो सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है सौर मंडल का, गॉनीमीड। फिर हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो हरा ग्रह पृथ्वी। फिर भोर का तारा शुक्र। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को। फिर बौना ग्रह, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बौना ग्रह किसे कहते हैं? तो बौना ग्रह प्लूटो को कहते हैं। फिर विशाल लाल धब्बे जिस पे बहुत बड़े बड़े लाल धब्बे हों तो बृहस्पति ग्रह। फिर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, जो ग्रह रात में लाल दिखाई दे, मंगल। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमास। फिर लाल ग्रह मंगल। सांझ की तारा शुक्र। सौंदर्य का देव शुक्र। ठीक है, तो नीचे पॉइंट जो है, वर्तमान में प्लूटो को बौना ग्रह में स्थान दिया गया, जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि बौना ग्रह प्लूटो। ठीक, फिर आगे बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी की अनुमानित आयु देख लीजिए। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4 अरब 60 करोड़, ठीक, वर्ष। फिर संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल भी देख लीजिए आप, 50 करोड़ 96 लाख। ठीक है, फिर भूमि क्षेत्रफल जो 29% भूमि है, उस क्षेत्रफल कितना है? 14 करोड़ 80 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर जलीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 36 करोड़ 16 लाख वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण धरातल का 71%। फिर औसत घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर विषुवत रेखीय व्यास क्या है? 12,756 किलोमीटर। फिर ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। फिर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5,976 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। ठीक, पृथ्वी का आयतन देख लीजिए। वन 08320884000 घन किलोमीटर। ठीक है, फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए किसी द्रव्यमान का न्यूनतम वेग, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए किसी द्रव्य का न्यूनतम वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर चंद्रमा से दूरी 3,84,401 किलोमीटर। फिर समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, माउंट एवरेस्ट जितनी। फिर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर, मरियाना ट्रेंच, या उसे प्रशांत महासागर फिलीपींस के पूर्व में। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान जो है क्या है? 396 मीटर डेड सी, जिसको मृत सागर कहते हैं, कहाँ है? इजराइल में। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि
तो पृथ्वी पर द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि कितनी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। फिर पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह क्या है चंद्रमा। अक्ष का कक्षा के तल से झुकाव 23 डिग्री 27 मिनट। सूर्य के माध्य दूरी 14,95,98,900 किलोमीटर। फिर परिधि भूमध्य रेखा पर कितनी है 40,075 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितनी है 40,024 किलोमीटर। जलमंडल की औसत गहराई कितनी 3,554 मीटर। जनसंख्या कितनी 6.9 अरब वर्ष 2010 में थी। फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है 10 बिलियन वर्ष लगभग। प्रकाश किरण की चाल कितनी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर आगे बात करते हैं भौगोलिक तथ्य एवं शब्दार्थ। ठीक है, वर्तमान भूगोल के जनक, जैसे पूछता है वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। फिर भौतिक भूगोल के जनक पोलीडोइस को कहा जाता है। फिर सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय मार्टिन बैहम को प्राप्त है। फिर प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास भारत में हुआ। भूगोल के नामकरण एवं स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। फिर बात करते हैं ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में अनगिनत तारे, आकाशगंगाएं, निहारिकाएं एवं अन्य आकाशीय पिंड सम्मिलित हैं। पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक नगण्य भाग है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, परंतु 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। इसने कहा कोपरनिकस ने, कब कहा 1543 ईस्वी में। परंतु केपलर ने यह बताया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। कोपरनिकस ने कहा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन केपलर ने क्या कहा सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। फिर आते हैं 1805 में हर्सेल जी आते हैं, तो ये कहते हैं कि सौर मंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। फिर 1925 में हबल जी थे, उन्होंने बताया ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाशगंगा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगर कहीं भी आता है कि ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष की मापक इकाइयाँ। पहले बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष 5.88 × 10⁶ मील। फिर आते हैं अंतरिक्ष इकाई। अंतरिक्ष इकाई क्या होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं अंतरिक्ष इकाई कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1.49 × 10⁸ किलोमीटर। फिर आता है पारसेक। पारसेक क्या होता है यह दूरी का मात्रक होता है। एक पारसेक बराबर 3.326 प्रकाश वर्ष। फिर एक होता है कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष क्या होता है सूर्य के परिक्रमण की अवधि को, मतलब जो सूर्य होता है जो परिक्रमण करता है उसका जो समय होता है उसे क्या कहते हैं कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है 250 मिलियन वर्ष। फिर आप बात करते हैं सूर्य की पृथ्वी से दूरी। सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है 8 प्रकाश मिनट। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है 1.25 प्रकाश सेकंड। प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है 4.3 प्रकाश वर्ष। आगे बात करते हैं आकाशीय पिंड की। आकाशीय पिंड में सबसे पहले बात करते हैं आकाशगंगा या मंदाकिनी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है यह तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें लगभग 1 लाख मतलब मिलियन 10⁻11 तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या 10⁻10
है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब आकाशगंगा भी को कितने प्रकार में विभाजित किया? 3 प्रकार में। अगर पूछा जाता है आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली सर्पाकार आकाशगंगा। अब सर्पाकार आकाशगंगा क्या होती हैं? तो इस प्रकार की आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है तथा प्राचीन तारे केंद्र के निकट पाए जाते हैं। एंड्रोमेडा एवं हमारी आकाशगंगा अर्थात ऐरावत पथ सर्पाकार आकाशगंगा के उदाहरण हैं। ठीक है। मिल्की वे। फिर दूसरी बात आती है दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा है। अब दीर्घवृत्तीय आकाशगंगाएं क्या होती हैं? तो ब्रह्मांड की अधिकांश मतलब लगभग 2/3 आकाशगंगाएं इसी प्रकार की हैं। इन आकाशगंगाओं का निर्माण काफ़ी प्राचीन तारों से हुआ। फिर बात करते हैं अनियमिताकार आकाशगंगाएं। अनियमिताकार आकाशगंगा, ये आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों नए तारों से निर्मित होती हैं। कुल आकाशगंगाओं का 10वां भाग इसी प्रकार का है। फिर आते हैं पृथ्वी ऐरावत मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। पृथ्वी जो है ऐरावत पथ जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं उसी आकाशगंगा का एक भाग है। फिर हमारी आकाशगंगा ऐरावत पथ के 2 निकटतम आकाशगंगाएं वृहत मैगेलेनिक मेघ, लार्ज मैगेलेनिक जिसको बोलते हैं क्लाउड, एवं लघु मैगेलेनिक मतलब स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड है। फिर लगभग 24 आकाशगंगाओं के झुंड में जिसे लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, मतलब 24 आकाशगंगाओं के झुंड हैं जिसे लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ऐरावत पथ एवं एंड्रोमेडा 2 वृहत आकाशगंगाएं। उसी माइनर सिस्टम उर्सा माइनर सिस्टम है एवं स्कल्प्टर सिस्टम और डर्को सिस्टम, ये सभी क्या है? आकाशगंगाओं के कुछ उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं तारामंडल की। अब तारामंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। ये तारों के समूह। अब तारों के समूह होंगे। प्रत्येक तारामंडल की विशिष्ट आकृति होती है जिसके आधार पर प्राचीन काल में इनका नामकरण किया गया था। आधुनिक समय में 89 जिसको क्या बोलें 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है जिनमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। कौन सा तारामंडल सबसे बड़ा है? हाइड्रा। फिर इसी तरह सेंटोरस, जेमिनी आदि तारामंडल के अन्य उदाहरण हैं। अगर आपको हाइड्रा के अलावा पूछता है तारामंडल के बारे में तो सेंटोरस, जेमिनी। फिर इसी कड़ी में आगे आता है क्वेसर या इसी को बोलते हैं क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। ये क्या होते हैं? ये अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड होते हैं। आकार में आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद क्वेसर उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये आकाशगंगा से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनकी खोज 1992 ईस्वी में की गई थी। बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल जलवाष्प, गैस तथा धूल कण के वे आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से सैकड़ों किलोमीटर तक बाहरी भाग को ढके हैं वो क्या कहलाते हैं? वायुमंडल। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो भी चीज़ें 1% होता है। फिर बात करते हैं अंतरिक्ष की। वायुमंडल का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर है, मतलब जो जहाँ तक पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा है उससे बाहर क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। फिर चंद्रमा से कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो बात करते हैं पृथ्वी से अधिकतम दूरी। तो पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है 406.000 किलोमीटर। फिर पृथ्वी से निम्नतम दूरी। तो पृथ्वी से निम्नतम दूरी 364,000 किलोमीटर। फिर व्यास जो है 3474 किलोमीटर। दिन का अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, रात का न्यूनतम तापमान -180 डिग्री सेल्सियस और परिक्रमण की अवधि कितनी है? 27.32 दिन और घूर्णन की अवधि 27.32। फिर बात करते हैं तारों के बारे में। आकाशगंगा में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का 98% भाग तारों में संचित है। आकाशगंगा में उपस्थित बादलों एवं धूल कणों द्वारा
तारों का निर्माण होता है। इनमें हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता होती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम की पाई जाती है। तारों का जीवन चक्र निम्नलिखित अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। तारों का जो जीवन चक्र होता है निम्नलिखित अवस्थाओं में से होकर गुजरता है वो क्या है? जैसे तारा, वे विशाल आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होती है, तारा कहलाते हैं। बात करते हैं नक्षत्र की। पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 सही 1/दिन में पूरा करता है। इस दौरान वह किसी न किसी तारा समूह या नक्षत्र के सामने से गुजरता है, जिससे उस दिन वह नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता है। जब वह उसके सामने से गुजरता है तो इसलिए वह उस दिन नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन होती है। क्यों 14 दिन होती है? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। बात करते हैं मंदाकिनी की। मंदाकिनी क्या है? यह तारों का समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल में करोड़ों मंदाकिनियाँ हैं। ज्ञात मंदाकिनियों का 80% सर्पाकार है। फिर बात करते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या? यह असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। एक एक गंगा में करोड़ों तारे होते हैं। ठीक है, तो ये आज जो है कुछ भूगोल के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।